Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class, can you hear me? Yes, ma'am. क्या हाल चाल है? Yes, ma'am. क्यों जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं। अच्छा बेटा, मुझे आप लोगों की क्लास की तरफ से ये फीडबैक मिला है कि आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जिस वक्त कैमरास ऑन होते हैं सिग्नल्स में. इज इट सो? Yes, ma'am. Ma'am, तो फिर हम कैमरास बंद कर दें. Yes, ma'am. मैम माइक ऑन रखते हैं. माइक ऑन रखो, चलो ठीक है. आप लोग कैमरा- माइक ऑन रखें, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. बेशक माइक ऑन रखें बेटा, बेशक अपने कैमरास ऑफ कर लें, ठीक है. थर्ड ईयर में आके पहले मुझे ये तो बताओ कि थर्ड ईयर में आके हाउ आर यू फीलिंग? Confused. Excited. मैम बुक्स कंफ्यूज्ड? मैम बुक्स में कंफ्यूजन है. जी प्लीज कैमरा ऑन कर दे, मेरे वाला कैमरा ऑन कर दे. अच्छा चलो, मुझे क्या, अच्छा आप लोग क्या कह रहे हो कि कंफ्यूज्ड हो आप लोग आके? क्यों, व्हाई कंफ्यूज Yes. बेटा? यस मैम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से बुक्स ऑल्टर्ड है, तो हाँ, वही के अच्छा, कौन ओके. सी बुक करें, कैसे करें, कहाँ से अच्छा, करें. मैं आपको बताती हूँ बेटा, थर्ड ईयर के अंदर जो है ना आपके 2-3 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, पता है ना इस चीज का आपको. यस आपके मैम. यस मैम. पैथोलॉजी आ रही है, पैथोलॉजी में जनरल पैथोलॉजी आ रही है, फिर आपकी Yes, ma'am. फोरेंसिक मेडिसिन है, फार्माकोलॉजी है, ठीक है, बिहेवियरल साइंस है. इन सारी चीजों में आप लोगों का स्टडी पैटर्न विल बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, ठीक है ना. यस मैम. जो पैथोलॉजी के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, जो फार्माकोलॉजी है ना, इट्स मोर लाइक एनाटॉमी. आपने याद करना है, बार बार याद करना है. इट्स वॉलेटाइल, कंसेप्चुअल बट वॉलेटाइल, ठीक है. जो पैथोलॉजी है इट इज वेरी मच लाइक फिजियोलॉजी. उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो फिजियोलॉजी के, वही आपकी थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी और चेंजेस के साथ आ रहे हैं. समझ रहे हो बेटा? यस अब आती है बात, Yes, आपने ma'am. पढ़ना कहाँ से है. सबसे बड़ी बात ये होती है मैम क्या पढ़ा रही हैं और हमने पढ़ना कहाँ से. सो Yes. पढ़ने के लिए आप लोगों को जो बुक रेकमेंडेड है दैट इज रॉबिन्स पैथोलॉजी फॉर जनरल. ठीक है. अब रॉबिन्स के भी बेटा 2-3 मीडियम रॉबिन्स है, यू हैव बिग रॉबिन्स, ऐसे ही है ना. सो द रिकमेंडेड बुक, द रेफरेंस बुक इज द बिग रॉबिन्स. बच्चे पढ़ते हैं मीडियम रॉबिन्स, और जो एडवाइस उनको सीनियर्स करते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग पढ़ लो, पता नहीं फिरदौस पढ़ लो, पता नहीं फलां पढ़ लो बुक. ठीक है बेटा, सुनो सबकी, लेकिन आपने एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ पेपर पास नहीं कर, कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम गुड डॉक्टर्स. स्टडी अ प्रॉपर बुक. किताबचे गाइड्स पढ़ने से वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है फॉर ओनली दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम से 2 महीने पहले किताब खोली. लेकिन जो बच्चे आप लोगों को, जैसे मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा मैंने जो इंटरेक्ट किया है, आप लोग साथ साथ अगर चल रहे हो ना बेटा, तो आप लोग वो बुक पढ़ो जो कि एक अच्छी है. बिग रॉबिन से एमसीक्यूज सॉल्व होते हैं, मीडियम रॉबिन से आपके एससीक्यूज हो जाते हैं, लेकिन एमसीक्यूज आपको ऐसी ऐसी चीजें होती हैं बिग रॉबिन में जो कि मीडियम में नहीं होती, सो वो थोड़े से रह जाती हैं. लेकिन लेक्चर्स में, स्पेशली मैं अपने लेक्चर्स में कोशिश करती हूँ कि वो एमसीक्यूज के सारे कंपोनेंट्स ऐड कर लूं, ताकि आपको पता चले. बच्चे को खुद नहीं पता होगा क्या इंपॉर्टेंट है. ये गाइड करना, फैसिलिटेट करना टीचर का काम. बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये करो, ये एमसीक्यू उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और बाकी आपकी गाइडेंस है द यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस. ठीक है ना बेटा? अब Yes, आप ma'am. लोग पढ़ रहे हो इस वक्त बेटा, वो मैं आप लोगों को पैथोलॉजी जो करा रही हूँ वो इस वक्त मैं रॉबिन से करा रही हूँ. टॉपिक्स आगे पीछे जरूर हम कर लेंगे ताकि सीक्वेंस उसका एक मेंटेन रहे, लेकिन करना जो जो चीजें हम करा रहे हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो टुडे वी हैव डन अडैप्टेशंस. हम सेल इंजरी कर रहे हैं. इन सेल इंजरी द फर्स्ट पार्ट वाज अडैप्टेशन, कि जब भी सेल को कोई स्ट्रेस आता है, सो हाउ द सेल इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड, वो अडेप्ट कैसे करता है बेटा, समझ आ रही है? सो वो आपकी अडेप्टेशंस है, वो हमने सारा पार्ट कवर कर. एंड एट द एंड ऑफ द डे ये एक असाइनमेंट है जो हमने आपको एलएमएस से बेटा फॉरवर्ड की है. ठीक है, ये असाइनमेंट आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी
ताकि जो भी प्रॉब्लम हो वो आप लोगों को आ जाए। यू हैव टू सबमिट इट बाय टुडे बेटा, ठीक है? बाय टुमारो सुबह तक आप लोगों की पहुंच जानी चाहिए हमें, ठीक है? ये आपके इंटरनल असेसमेंट का कंपोनेंट है। अब चूंकि हमारी टीचिंग बेटा ज्यादातर ऑनलाइन हो रही है, आपको पता है इस चीज का, इस वजह से जो ये वाला कंपोनेंट है ना आपका, इसका रिकॉर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम भी रखेंगे, ये आपके पास भी होगा। आप समझ रहे हैं बेटा? सो पहले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो पहला चीज थी सेल इंजरी में हमने सबसे पहले पढ़ा अडेप्ट कैसे करता है सेल अपने आप को। और मारवा, यस मैम। आपको बेटा सिग्नल्स आ रहे हैं, आवाज आ रही है हॉस्टल? यस मैम। ठीक है, ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो बेटा हमने ना अडेप्टेशन का पार्ट कर लिया, अब हम सेल इंजरी पे आए थे। तो हमने कहा कि पहले इनिशियली टू स्ट्रेस द सेल ट्राइज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंज। अगर वो नहीं अडेप्ट कर सकता, इट विल गेट इंजर्ड initially. If the injury is mild and transient, short-lived, the cell is going to have a reversible sort of an injury. थोड़ी देर के लिए इंजर होगा और उसके बाद ठीक हो जाए। और उसके बाद ऐसे होगा कि अगर if that injury is severe or it persists for longer periods of time, then the cell is going to get will undergo irreversible damage. ठीक है ना बेटा? So कल हम कर रहे थे, कुछ याद है कल का आप लोगों को? Yes, ma'am. Very good. So हम लोगों ने ये किया था कि once when the cell gets injured, उसकी energy exhaust हो जाती है, what will happen? ATP depletion ATP होगी will उसके be depleted. Excellent. ATP will be depleted. ATP कम हुआ। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, I have a board behind me. ये बोर्ड है, अगर मैं बोर्ड पे कुछ लिखूं तो आपको समझ आ जाएगा? नजर Yes. आता है ठीक? यस मैम मैम, देखिएगा। ज्यादा क्लियर नहीं होगा लेकिन आइडिया हो जाएगा। अच्छा, मुझे मार्कर मिल जाएगा प्लीज मुझे, क्योंकि बेटा कुछ चीजें मुझे आदत है मैं बोर्ड पे जरा वो कर देती हूँ। टेक्स्ट नहीं लिखना, मैंने बोर्ड पे पढ़ाना है इनको ड्रॉ करके। आई जस्ट वांट टू ड्रॉ या कोई डायग्राम इस तरह कर। चलो बेटा मैं ना ये नेक्स्ट टाइम ना इस पे ना, ओह यस ठीक है, ये बोर्ड पे समझ आ रहा है आपको? यस मैम। अब मुझे जरा थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो बेयर विद मी प्लीज। ये देखो, ये सेल है, कैसे करना है भाई? ठहर जो मैं कर रही हूँ, तुम लोगों के साथ साथ मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। अच्छा ओके, अब मुझे समझ आ गई है, ठीक है। नहीं अच्छा देखो बेटा, ये एक सेल है। ओहो, ऐसे तो जो बच्चे नर्सरी क्लास के होते हैं ना। अच्छा चलो अब मैं करती हूँ, ठहर जाओ। इसको कैसे मेरे को करना है? राइट। अच्छा ये देखो बेटा, हमने ये पढ़ा था कि ये एक सेल है, ठीक है? इस सेल में जब एटीपी, a lot of noises are coming बेटा, ठीक है? एक इसकी सेल, it has a nucleus and Yes, it ma'am. has mitochondria. Mitochondria is always represented by a double membrane structure, and this Yes. is, I'm sorry, this is endoplasmic reticulum somewhere here. यस। ऐसे ही है, ठीक? जब एटीपी डिप्लीट होती है, what will happen? There are two channels on the cell membrane which are affected. So one of the channel is Sodium channel and calcium channel. other one is the calcium channel. कैल्शियम। Normally Calcium sodium level ज्यादा होती है outside the cell बाहर. और अंदर होती है कम, कम। ठीक है? लेकिन जब ये this channel is energy dependent actually. So energy की वजह से, उसकी वजह से ये close हो जाता है gate and does not let increased sodium to enter in. 40 किलोमीटर रेंज कहाँ मिली? कनेक्शन खराब हो जाता है। So जब आपका ये channel affect होता है, when this channel is affected, what will happen? It will not stop the sodium from coming inwards. So ये sodium concentration अंदर ज्यादा हो जाती है। और आपको पता है सोडियम जब भी अंदर आता है, हर सोडियम अपने साथ वाटर लेकर आता है. So the cell will swell. This cell will swell. Endoplasmic reticulum will swell. The nucleus will swell. So will the mitochondria. So end result हो जाते हैं सब कुछ. जब हाइड्रोट्रोपिक दीजिए. हाइड्रोपिक इसको चेंज। हाइड्रो, शाबाश, इसको हाइड्रोपिक
degeneration or vacuolar degeneration. MCQ, Yes, the ma'am. first change that occurs, reversible change that occurs in the cell is plasma membrane damage. Hydropic. या hydropic change, not damage, लेकिन hydropic change. Okay. Change. दूसरा है कैल्शियम चैनल. कैल्शियम में बेटा याद रखो कि कैल्शियम एक तो इस गेट की वजह से अंदर आ जाएगा ज्यादा, Yes, ठीक ma'am. है. दूसरी चीज ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन लीकी हो गई है, इस वजह से कैल्शियम यहां से बाहर निकलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलेगा और कैल्शियम लेवल Cytosolic. शाबाश, साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाएगा. एंड दिस इज द रीजन, दिस इंक्रीज कैल्शियम इज गोइंग टू एक्टिवेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ Enzymes. ऑल सॉर्ट्स ऑफ Yes. एंजाइम्स. जब वो फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट होगा तो सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी, which results in irreversible damage. Yes. ठीक है. सो ये चीज है. सो याद रखो कि अगर हम इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल कर जाएगा तो राइबोसोम्स डिटैच हो जाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकेगी. ठीक है ना बेटा. Yes. न्यूक्लियस Yes, अगर ma'am. डिरेंज हो जाएगा, उसकी नहीं हो जाएगी तो वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर सकेगा द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. गेट इट. अब Yes, ma'am. एक तो ये सारी चीज हमने ये पढ़ ली है. अब मैं आपको दूसरी चीज बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दो चैनल्स थे जो कि रिलेटेड थे रिगार्डिंग सेल. अब आपने माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है. माइटोकॉन्ड्रिया इज अनदर वेरी वेरी, मैंने क्या कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया इज लाइक लंग्स ऑफ द सेल. बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीडेशन, फॉस्फोराइलेशन, द ऑल प्रोसेस गोज ऑन हियर. सो व्हाट हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया. एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा, ये मैं डॉट लगा रही हूँ, ये एक चीज है, इसको याद रखो. इसका नाम है साइटोक्रोम सी. Yes, CY, ma'am. cytochrome C. Cytochrome Yes. C is present or is kept bound within the mitochondria. इसको इन्होंने बंद करके रखा है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ये है कि एक दफा ये बाहर निकल जाता है ना सेल से, तो ये कैल्शियम की तरह ऑटोलिटिक चेंजेस करता है, तो सेल इज इवेंचुअली गोइंग टू डाई. सो उनकी कोशिश होती है कि इस सेल को हमने सेल से बाहर नहीं जाने देना, ये बड़ी खतरनाक चीज है. सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइटोक्रोम सी होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, उसको बाहर जाने की इजाजत नहीं है. जिस वक्त ये लीक आउट करेगा फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, द सेल इज गोइंग टू डाई. ठीक है. सो जब मेम्ब्रेन लीकी होती है तो दिस साइटोक्रोम कम्स आउट ऑफ द सेल और सेल मर जाता है. एक चीज ये. और दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है बेटा, वो है नॉर्मली व्हाट इज द मोड ऑफ रेस्पिरेशन फॉर अ सेल. एरोबिक. ऑक्सीजन की वजह से Yes. होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में. सो बेटा अगर Yes, ma'am. एटीपी कम हो रही है हाइपोक्सिया या किसी इंजरी की वजह से, तो उसमें ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली आपको पता है कम हो जाती है. सो द रेस्पिरेशन शिफ्ट्स फ्रॉम द एरोबिक साइड टू द एनारोबिक साइड. समझ आ रही है बेटा. अब ऑक्सीजन Yes, तो ma'am. नहीं है, तो अब सेल No. बजाय इसके कि एरोबिकली रिस्पायर करे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो विदाउट ऑक्सीजन रिस्पायर करने की कोशिश करता है. एंड दिस मैकेनिज्म इज Anaerobic. कॉल्ड एक्सीलेंट एनारोबिक Anaerobic. रेस्पिरेशन. एंड कैन एनीवन टेल मी, अब तो आप लोगों ने लेटेस्ट अभी प्रॉफ दे के फारिग हुए, एंड रिजल्ट क्या होता है बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन का? Lactic acid. Lactic acid buildup. Very good. So what will happen if lactic acid will build up inside the cell? What will happen to the pH. Acidosis. pH decrease हो जाए. Lactic acidosis. Excellent, excellent. That is what happens. मैम ऑक्सीजन डेप्थ भी होगा. Sorry, और क्या होगा? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी वजह से ऑक्सीजन डेप्थ बॉडी शॉक वाली कंडीशन. Exactly. ऑक्सीजन डेट में चली जाएगी. Very good. So ये इसको हम अब पैथोलॉजी की टर्म में बोलेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ठीक है. Okay. वो किस तरह होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ. सो हमने सेल मेम्ब्रेन की दो चीजें याद रखी. एक हमने याद रखी कैल्शियम चैनल्स, एक हमने याद रखे सोडियम पोटेशियम Sodium, चैनल्स. potassium. ठीक है. दूसरी चीज अब हमने याद रखनी है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चीजें होंगी? नंबर 1, साइटोक्रोम विल बी रिलीज्ड, इट विल बी लीक्ड, और वो चला Yes. जाएगा साइटोसोल में, रिजल्टिंग इन द जिसको कहते हैं ना इन अ कैस्केड ऑफ रिएक्शंस, जिसकी वजह से सेल विल डाई. ठीक है. Necrosis. नेक्रोसिस, यस, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि क्या है. इसलिए मैं भी बेटा उसकी डिटेल में नहीं जा रही. वेरी गुड. ठीक. Okay. दूसरी चीज ये है कि इसमें हमने कहा है कि जो रेस्पिरेशन है ना, इट शिफ्ट्स फ्रॉम द एरोबिक टू द एनारोबिक साइड.
ऐसे Yes, ही का है ना. सो एनारोबिक में आप लोगों ने अभी बताया कि लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा. जब वो बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा, इट विल डिक्रीज द पीएच. और जब व्हेन द पीएच विल ड्रॉप बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, ऑल द सेल फंक्शंस विल स्टॉप. आपको पता है, ठीक है ना. Yes, ma'am. कोई चीज काम नहीं कर सकती. सो फिर अगेन एवरीथिंग कम्स टू अ स्टैंड स्टिल. सेल का फंक्शन रुक जाता है. अगली चीज अब हमारे पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट SCQ एंड अ सुपर इंपॉर्टेंट MCQ. ठीक है, ये उसका काम है. जब भी बेटा रेस्पिरेशन होती है ना, अब हम ये सब चीजें भूल जाते हैं. अब हमने सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करने ऑन माइटोकॉन्ड्रिया. सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पे हमने कॉन्सेंट्रेट करने. माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइटोक्रोम था. दूसरी चीज क्या थी? शिफ्ट ऑफ रेस्पिरेशन फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक. अब Yes, तीसरी ma'am. चीज है तो थोड़ी बहुत तो ऑक्सीजन है ना सेल के पास. ठीक है. Yes. Normally what happens during respiration, during oxidation reduction reactions, few radicals are produced, few components are produced which are very very toxic for the cells. उनको हम कहते हैं free radicals या reactive oxygen species. समझ रहे हो आप? Yes, ये ma'am. बहुत important MCQ है. और इसके अंदर से 2-3 SCQ बहुत important है और 2-3 MCQs इसमें से जरूर आते हैं. जब पढ़ो तो ये टॉपिक जरूर अच्छे से देख. So you should be knowing what is free radicals, what are free radicals, what is reactive oxygen species, interchangeable names. So what are free radicals or reactive oxygen species? During the process of respiration, few injurious or very reactive substances are produced which are called free radicals. ये normally produce होती हैं, but normally the moment they are produced, the same moment they are destroyed. इस वजह से ये बहुत ज्यादा नहीं होती. आप समझ रहे हो बेटा? इनको फ्री रेडिकल्स कहती हैं. अब मैं पहले आती हूँ उसके ऊपर स्लाइड्स पे, फिर मैं दोबारा इस पे आती हूँ. ठीक है. सो ये देखिए, ये प्लीज इसको ऑन कर देती हूँ, कनेक्ट कर. नहीं ये अच्छा बेटा, ये हम सारा कर चुके हैं. अब हम इसको नहीं करते. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. अब तुम सब इसमें जो ना, ये कौन सी चेंज है बताओ? मैम हाइड्रोपिक चेंज. एक्सीलेंट. और ये कौन सा रिवर्सिबल है? है. ये रिवर्सिबल है. वेरी वेरी गुड. ये देखो बेटा, कैल्शियम ज्यादा हो गया तो क्या हुआ है? हर चीज, मेम्ब्रेन डैमेज, न्यूक्लियर डैमेज, ये सारा. ये आपकी बुक में पिक्चर थी. ये देखो, लीकेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स, जिसको साइटोक्रोम C कहते हैं, वो जब लीक आउट होती हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स तो एपोप्टोसिस हो जाते हैं. अगेन इरिवर्सिबल सेल डैमेज. ये देखो साइटोक्रोम C. ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, एपोप्टोसिस के साथ में कराऊंगी. लेकिन जस्ट रिमेंबर कि दे आर नॉर्मली सेल बाउंड. ठीक है, ये नॉर्मली सेल बाउंड है. लेकिन जब ये सेल से बाहर निकल आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड है. अगर निकल आते हैं बाहर तो दे विल डैमेज द सेल. This is the other change that takes place. This is the mitochondria. So mitochondria में ये हमने कर लिया, but remember we have the mitochondrial respiration shifts now from anaerobic to aerobic, anaerobic glycolysis. Uska end result is lactic acid production. Lactic acid is going to decrease the pH and it will result in clumping of nuclear chromatin, halt in the function of all sorts of proteins. अब ये देखो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसको आप अभी क्या कह रहे थे कि बॉडी ऑक्सीजन डेट में चली जाती है. ठीक है. सो व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? बेटा नॉर्मली इट सो हैपेंस दैट ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन few components are produced, few radicals are produced which are very very toxic, और उनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल. क्यों? क्योंकि बिकॉज फ्री रेडिकल्स वो होते हैं कि इन द आउटर मोस्ट शेल there is an unpaired electron. ठीक है. तो जिस बंदे के पास जिस चीज की कमी होती है ना, उसको उसकी क्रेविंग होती है. जिसके पास खाना नहीं होगा, उसको आप दुनिया की सब आसाइशें दे दो, उसको रोटी की क्रेविंग होगी. ठीक है. जो डायबिटिक बंदा होता है ना, जिसको मना किया होता है भी तुमने मीठा नहीं खाना, उसको जरूर गर्मियों के मौसम में आम खाने हो, मीठे को वो रोक. तो क्रेविंग उस चीज की होती है जो कि आपको वो उसमें आप में deficient. So what happens in free radicals in the outer orbits? The cells have an unpaired electron. Since they have an unpaired electron, so they are very very unstable.
तो एकदम से रिएक्ट कर जाएंगे। बेटा प्लीज बी विद मी इन दिस टॉपिक, इस वजह से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ कंसेप्चुअल टॉपिक। सो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम आए। तो ये फ्री रेडिकल है, आउटर मोस्ट शेल हैज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको बेचैनी है, इट इज वेरी अनस्टेबल, इट इज हाइपर रिएक्टिव। इसको जो चीज साथ में मिलेगी, जिसके साथ लगेगा ना, उसका ये छीन लेगा फ्री रेडिकल। सो फ्री रेडिकल इज अ मॉलिक्यूल that contains one or more unpaired electrons in the outermost orbit. ठीक है? And this is the unpaired basically electron, और इसकी वजह से इसको सारी प्रॉब्लम होती है। This is a free radical, और जब आप इसको डिनोट करते हो ना, so आप इसको करते हो with a dot। जिस चीज के ऊपर डॉट होगा ना, इसका मतलब है ये फ्री रेडिकल फॉर्म। ठीक है, समझ आइए आपको? मैं भी आपको Yes, बताती हूँ। Yes, ma'am. So पहली चीज, Yes, have you all understood the definition of a free radical? A free radical Yes, is a ma'am. bad thing, अच्छी बात नहीं है। उन cells में होते हैं all those molecules which have an unpaired electron in the outer orbit. They are very very unstable, बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं, and this is represented by a dot. So what happens? Free radical बन गया, उसको बेचैनी है कि मैं unpaired, उसकी वजह से ये करता है जो चीज उसके साथ होती है, वेदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये उसका स्नैच कर लेता है एक आउटर इलेक्ट्रॉन, और फिर ये जब उसका स्नैच कर लेता है, खुद तो ये बेचैन रूह है, ये उसमें वही चीज ट्रांसमिट कर देता है। यू गेट माई पॉइंट? सो अब ये वाला सेल भी फ्री रेडिकल बन गया, ये वाला जो उसके साथ है, दिस वन। पता चल रहा है बेटा? yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला, अब ये फ्री रेडिकल बन गए। ये जब फ्री रेडिकल बनेगा, ये अपने साथ वाले का एक स्नैच कर लेगा, फिर ये फ्री रेडिकल। सो इस तरह दिस कैस्केड ऑफ रिएक्शन गोज ऑन, और बहुत जल्दी जल्दी ऐसे होता है कि ये चेन बढ़ती जाती है। सो ये एक जिसको कहते हैं ना सेल्फ सस्टेनेंस पे चली जाती है। एक खराब हुआ उससे मैम, जी बेटा। मैम जब इसने एक मतलब अपने लाइक जिसके साथ है, अगर उसने उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो फिर वो तो खुद स्टेबल हो गया, तो उसने अगले वाले को रेडिकल बना दिया। अगले वाले को बना दिया, लेकिन ये प्रोसेस हम जितना स्लोली देख रहे हैं ना बेटा, ये इतना स्लोली होता नहीं है, ये इतना रैपिडली हो रहा होता है कि वो हर वक्त जो वो चीजें होती है ना, वो अनस्टेबिलिटी की तरफ ही रहती है। ये तो अभी मैं आपको बहुत स्लो दिखा रही हूँ ना, लेकिन जब ये फ्रैक्शंस, मिली फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड में होता है, तो घूम फिर के उसके ऊपर भी वही स्टेज आ जाती है। समझ आइए आपको? ओके। तो वो अनस्टेबल Yes, ma'am. सारी रहती है। अब ये देखो, सो दिस इज अ हेल्दी सेटिस्फाइड, जिसको कोई कमी बेशी नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल सेल, आराम से पड़ा हुआ। लेकिन एक दफा इसका जो लास्ट मिस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाता है, नाउ इट विल बी अनपेयर्ड एंड इट विल बी एन अनस्टेबल मॉलिक्यूल। और ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल खुद ही नहीं रहता, अगले को भी बेचैन करता है। ठीक है? सो अपने नेक्स्ट वाले को भी, एंड देन द सीक्वेंस गोज ऑन। ये हम कर चुके हुए हैं। ये देखो, सो व्हाट आर द फ्री रेडिकल्स? दीज आर द फ्री रेडिकल्स व्हिच आर नॉर्मली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, इनमें से आपको फ्री रेडिकल्स के नाम आने चाहिए बेटा। आपको उसमें वो नाम देते हैं फ्री रेडिकल्स के, और आपने बताना होता है कि फला इज अ फ्री रेडिकल, तो उसमें वो आपको कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम देते हैं विच आर गुड, कुछ फ्री रेडिकल्स के नाम देते हैं विच आर बैड। सो आपको नाम पता होने चाहिए। ये तीन नाम तो बहुत जरूरी है, जो ऊपर के तीन है, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्सी रेडिकल, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये बाकी तीन भी देख लेना, एसिड से तो आपको याद रहेगा, लेकिन ये तीन बहुत पूछते हैं, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बहुत ज्यादा आपसे पूछते हैं एमसीक्यूज में। सो याद रखो, अभी तक हमने बात ये की है कि फ्री रेडिकल इज अ वेरी वेरी रिएक्टिव molecule which has an unpaired electron in the outermost shell, ठीक है, and it activates this reaction. Activates नहीं कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि ये जो है ना, उसको move forward करता जाता है, और ये साइकिल चलती रहती है, and it is denoted by this symbol. ये देख रहे हो ऊपर? Yes, ma'am. Dot. ये डॉट है, ये देख रहे हो आप बेटा? ये डॉट है। जी। ये अगर आप लोगों के पास बुक्स है ना, तो अपनी बुक्स में खोल लो, आपकी बुक्स में ये तस्वीर होगी, उसमें ये बेहतर नजर आ रहा होगा। अगर आप लोगों के पास बिग रॉबिन्स है, मुझे नहीं पता मीडियम में है कि नहीं।
ओके, बिग रॉबिन्स में इट्स ऑन पेज 48, ठीक है। सो ये देखो, इट्स अ सेल, नॉर्मल ये सेल नहीं है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन। अब नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी इंजरी हुई है तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड। ये सारा प्रोसेस बेटा नॉर्मल है, इसमें कुछ एबनॉर्मल नहीं, लेकिन ये इतने मिली फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड में होता है कि सुपर ऑक्साइड बनता है सबसे पहले, फ्री रेडिकल एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, ये 3 फ्री रेडिकल्स हैं। ऑक्सीजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, यस, एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ये 2 मेन है, ठीक है, ये 2 मेन है। ये एक इंटरमीडिएट है, दरमियान में बन रहा होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सुपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, सो दे आर फ्री रेडिकल्स, they are reactive oxygen species which have an unpaired electron in the outer shell and they are represented by this dot. ये 2 चीजें हमने पढ़ ली इसके बारे में। अब नॉर्मल प्रोडक्शन में ये होता है कि जब ये बन रहे होते हैं ना, तो जहां पे ये बन रहे होते हैं, एट द पॉइंट वेयर they are produced, ठीक है, at the very same point they are provided with catalytic agent जो इनको डिस्ट्रॉय कर देता है, बनते ही डिस्ट्रॉय कर, जैसे सुपर ऑक्साइड को डिस्ट्रॉय करेगा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ठीक है, ये अच्छे वाले, ये रिमूव करते हैं, दे आर एंटीऑक्सीडेंट सॉर्ट ऑफ, कुछ सेल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ ये उनको उसी वक्त डिस्ट्रॉय या काउंटर कर देते हैं। सो हर एक का आपको, अब जब आपने याद करना है तो आपको ये पता होने चाहिए कि 3 फ्री रेडिकल्स हैं, मतलब फ्री रेडिकल की चेन में 3 चीजें बनती हैं, सुपर ऑक्साइड, देन हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ठीक है। और इनको खत्म करने के लिए उसी वक्त उसी जगह के ऊपर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि इनको बैलेंस कर देती हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड को करती है, और ये 2 नाम भी बेटा आपने याद रखने हैं, ये भी एमसीक्यूज, ठीक है। सो सुपर ऑक्साइड को करने के लिए सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होता है, इसकी वजह से हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है ये, और इसको आगे से करता है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। तो ये सारी चेन ऑफ रिएक्शंस और कैटलेज, और ये इवेंचुअली हाइड्रोक्सिल को भी कर देते हैं खत्म। सो सेल में कोई फ्री रेडिकल बहुत थोड़ा बचता है, इतना थोड़ा बचता है कि इट इज नॉट हार्मफुल फॉर द सेल, थोड़ा बहुत तो बचेगा ना बेटा, तो इट इज नॉट हार्मफुल फॉर द सेल, तो सेल सर्वाइव कर। अब हम इस वक्त बात, ये नॉर्मल साइकिल मैंने आपको बताई। सो नॉर्मली हमने कहा है कि 2 काम है माइटोकॉन्ड्रिया के, वो एरोबिकली रिस्पायर करते हैं। हाँ, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन ना हो तो फिर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस पे चले जाते। सो हमने एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का एंड रिजल्ट कर लिए, अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमने ये बात की है कि दिस इज द नॉर्मल chain of events which occur during respiration, that initially when some injury occurs, अभी इंजरी नहीं हुई है, what happens कि ऑक्सीजन जो है वो सबसे पहले सुपर ऑक्साइड बनती है just for a milli fraction of a second, और उसी वक्त बनते सारी ये सुपर ऑक्साइड is neutralized by super oxide dismutase, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें जो चीज बनती है वो भी फौरन ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज से न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद हाइड्रोक्सिल बनता है जो कैटलेज से। सो एंड रिजल्ट ये होता है कि वी आर लेफ्ट विद वेरी वेरी लिटिल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इन अ नॉर्मल सेल। व्हाट हैपेंस, जब आपको पता है जब कभी गैस पूरी ना आ रही हो, कच्ची गैस होती है, वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। इसी तरह जब ऑक्सीजन या माइटोकॉन्ड्रिया को इंजरी कोई हो गई है, या माइटोकॉन्ड्रिया को इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही कि वो ऑक्सीडाइज पूरा कर सके, सो अ लॉट ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है बेटा। सो उसमें ये हो जाएगा कि इतनी ज्यादा बन रही होगी ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड कि उसको सारा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज नहीं कर सकेगा बैलेंस, तो ये बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होगी एज कंपेयर टू जितना उसको बनने की जरूरत है। सो ये नेक्स्ट देखिए, ये आप देख रहे हैं। सो बेसिकली ये सारा प्रोसेस होता है, ये आप जो डॉट देख रहे हो ना बेटा, दिस इज द सिंबल व्हिच रिप्रेजेंट्स इट्स अ रिएक्टिव, शाबाश, ठीक है। सो ये सारा होता है और एंड पे बहुत थोड़ा हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है। नाउ व्हाट हैपेंस, मैम इसके ऊपर माइनस क्यों है?
इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से? इसमें बेटा आपका एक डेफिशिएंट है, ये अनस्टेबिलिटी शो कर रहा है ऑक्सीजन के सुपर ऑक्साइड। आई डोंट नो मच ऑफ द बायोकेमिकल एस्पेक्ट उसका, आप लोगों को पता होगा, लेकिन ये है कि ये सुपर ऑक्साइड इज द अनस्टेबल फॉर्म, दैट्स व्हाट आई नो। ठीक Okay, है, ma'am. इसका जो नॉर्मल ऑक्सीजन है इसमें प्रोबेबली इसको ये शो कर रहे हैं बिकॉज इट इज डेफिशिएंट इन 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको Yes, ये ma'am. शो कर रहे हैं। लेकिन दिस इज व्हाट आई थिंक, लेकिन इसकी बायोकेमिकल एस्पेक्ट जो है ना आई एम नॉट वेरी मच श्योर ऑफ। ठीक है बेटा, सो Okay, लेकिन ma'am. दिस इज अनस्टेबल। जो नॉर्मल ऑक्सीजन है इट इज डिवॉइड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें भी इट इज अनस्टेबल, लेकिन इसमें कितना डिवॉइड है दैट आई डोंट नो। ठीक, सो Okay, ma'am. आपका ये सारी ये क्या है बताओ मुझे, ये क्या चीजें हैं? reactive oxygen. Radical. Reactive oxygen species हैं, and what is going to neutralize them are these ये जो इधर मैंने आपको enzymes Super oxide बताए। dismutase. superoxide में dismutase. हाइड्रोजन peroxide dismutase. बिल्कुल। Peroxide अब इधर आप एक चीज देखो, जब बहुत ज्यादा डैमेज होता है ना, MCQ, जब बहुत ज्यादा डैमेज होता है तो एक फेंटन्स रिएक्शन होता है। ये SCQ में भी एज इट इज आता है। व्हाट इज फेंटन्स रिएक्शन? डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये SCQ भी है, और ये MCQ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें SOD के ऊपर आपके ऊपर MCQ आता है, आपके पास सुपर ऑक्साइड के ऊपर, ये सब MCQ है। सो ये पूरा टॉपिक इज एन MCQ, और फेंटन्स रिएक्शन इज ए SCQ एज वेल। सो ये देखो, नॉर्मली ये होता है आपके पास फ्री ऑक्सीजन आया, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बना, लेकिन अगर वो प्रोसेस आगे नहीं कैटेलाइज हो रहा, प्रॉपर कैटेलेज उसको नहीं न्यूट्रलाइज कर रहा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट्स अगेन अ रेडिकल, इसको कैटेलेज वो कर रहा होता है, न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, या ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। अगर ये दो एंजाइम्स नहीं कर रहे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्यूमुलेट कर रहा है, इट इज वेरी वेरी अनस्टेबल। और ये याद रखो, व्हाट इज फेंटन्स रिएक्शन? देयर आर अ फ्यू मेटल्स इन द सेल, जैसे आयरन हो गया, जैसे कॉपर हो गया, जो फ्री पड़े हुए होते हैं। सो फेरिक स्टेट इज फ्रीली प्रेजेंट विद इन द सेल, लेकिन जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड डेफिशिएंट होता है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के तहत आयरन लूजेस 1, मतलब एक अपना वो लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से ये अब अपना वो फेरिक स्टेट में चला जाता है। Yes. समझ रहे हो Yes. ज़ैनब? यस मैम। समझ आ रही है? नहीं नहीं मैम फेरिक से फेरिक में नहीं जाएगा? फेरस से नहीं, फेरस नहीं, नॉर्मली प्रेजेंट जो फॉर्म है दैट इज फेरिक फॉर्म। Okay. ठीक है, अच्छा इधर मैं प्लीज बोर्ड के अब मुझे ना अच्छा नहीं, मैं ऐसे ही बताती हूँ। बेटा देखो, ये वाली फिगर आपको समझ आ गई है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. फायका सबको समझ आ गई है बेटा? यस मैम। मेरे बाकी बच्चे किधर हैं? Yes, ma'am. मेरे साथ ही हो? Yes, ma'am. अच्छा Yes, ma'am. बेटा ये कॉन्सेप्ट प्लीज समझ लो, ये थोड़ा सा वो है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये पार्ट आपने समझ लिया, इसमें हमने दो चीजें देखी हैं सिर्फ। नॉर्मल पहले हमने देखा है कि नॉर्मली जब सेल में रेस्पिरेशन होती है ये सारे प्रोसेसेस चलते हैं, ये सारे फ्री रेडिकल्स नॉर्मली बनते हैं, और जैसे ही बनते हैं इनको कोई ना कोई कैटलिस्ट न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सो अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अगर कैटलाइज ये नहीं हो रहा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर रह रहा है सेल के अंदर, समहाउ अगले वाले उसको नहीं इतना ज्यादा कैटलाइज कर रहे हैं। हाँ जी, सो जब फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे ना, और आपको पता है इस वक्त ऑक्सीजन डेट में जा रहे हैं, इंजरी हुई हुई है कोई, या हम अब एबनॉर्मल कंडीशन कर रहे हैं कि जिसमें Yes, सेल ma'am. में इंजरी हुई हुई है, सेल इंजरी हाइपोक्सिया भी हो सकता है, सेल इंजरी बीमार माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है। सो मेन मकसद ये है कि वो ऑक्सीजन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर सकता, कच्ची गैस बन रही है, उसकी वजह से उसका डैमेज बहुत ज्यादा होगा। और डैमेज Yes, क्या ma'am. है कि ये जो बन रहे हैं ना, जितने भी फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, नॉर्मली सेल के अंदर फेरिक फॉर्म के अंदर आयरन होता है, विच इज नॉन रिएक्टिव, विच इज नॉन Okay. रिएक्टिव। तो ये बस एक चीज आपने याद रखनी है, फेरिक फॉर्म में आयरन होता है सेल में, नॉर्मली फ्री फ्लोटिंग, एंड इट इज नॉन रिएक्टिव। लेकिन जब ऑक्सीजन कम होती है तो ये फेरिक से फेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन जो नहीं है।
एंड फेरस अगेन इज अ वेरी वेरी रिएक्टिव फॉर्म. सो ये सोने पे सुहागा का काम करते हैं, तीली लगा देती है उस सारी सिचुएशन. समझो कि कच्ची गैस के अंदर किसी ने माचिस लगा दी. सो व्हाट विल हैपन? फेंटन्स रिएक्शन हो बहुत ज्यादा. मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ, आपको मैं दिखाऊं. ये ऑक्सीडेटिव डैमेज बहुत ज्यादा पोटेंशिएट हो जाए. सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि जब प्रॉपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने या फ्री रेडिकल्स ने न्यूट्रलाइज होना है, अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते, या ये बहुत ज्यादा बन रहे हैं, या कोई माइटोकॉन्ड्रिया बेचारा बीमार है, सो अगर ये बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, सो व्हाट विल हैपन कि जो सेल के आयरन कंटेंट है, जो कि हर सेल ने अपने अपने स्टोर किए हुए होते हैं, थोड़ा थोड़ा अपनी हर चीज हर सेल ने स्टोर की हुई होती है. तो वो जो फेरिक है ना, which is present in a free form in the cell, which is lying freely in the cell cytoplasm, it is the non-active form of ferric, of iron. Ferric is the non-active, inactive form of iron. वो एकदम से उस मौके से फायदा उठाते हुए वो फेरिस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. और जब वो फेरिस में कन्वर्ट होता है, सो उसके बाद क्या हो जाता है, वो जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है ना, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक बिल्डअप हो जाता है बहुत ज्यादा. हर चीज बहुत ज्यादा तेजी से डैमेज होती है. और जैसे आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, उसके बाद फिर लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो जाती है, लिपिड्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, फैट डिस्ट्रॉय हो जाती है. सो दिस इज फेंटन्स रिएक्शन. सो फेंटन रिएक्शन में क्या होता है कि हाई आयरन कंटेंट जो नॉर्मली था, अंडर हाई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वो उस सारे के सारे प्रोसेस को जिसको कहते हैं ना एक्सेलरेट कर देते हैं, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है. ठीक है बेटा, इसकी समझ आई है कुछ? सो अब ये एक दफा देखते हैं. अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ना, ये समझो वो चीजें हैं which are going to balance the free radical. समझ रहे हो? ये फ्री रेडिकल, ये देखो एंटीऑक्सीडेंट का काम है. एंटीऑक्सीडेंट ना वो माँ समझ लो है, जो बच्चे को सारा वक्त ठंडा करती रहती है. बेटा कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कनेक्शन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, हम कल दूसरे वाला ले आएंगे कनेक्शन. सो मेन चीज है एंटीऑक्सीडेंट बैलेंस करता है फ्री रेडिकल. सो जो फ्री रेडिकल ने दूसरे से लेना है, वो उसको देकर खुद भी स्टेबल हो जाता है, उसको भी स्टेबल कर देता है. सो एंटीऑक्सीडेंट्स सेल के अंदर जो नॉर्मली होते हैं, दे आर विटामिन ए एंड विटामिन ई. आप लोगों ने देखा होगा अक्सर एंटी रिंकल क्रीम के अंदर क्या लिखा हुआ होता है? विटामिन ए है, विटामिन डी, एंटी एजिंग. ठीक है, ये चीजें दी हुई होती है. जिन क्रीम्स में एंटी मतलब जिनमें ई होता है या विटामिन ई या ए होता है, वो कहते हैं वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. इस वजह से क्योंकि वो आपका वेयर टियर ब्रेक डाउन उसको प्रिवेंट करता है. ठीक है. सो ये हमारा. अब ये वाली जो चीजें है ना, आपने जब आप बुक पढ़ोगे, इस पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, घबराना नहीं. ठीक है, उसको आप लोगों ने देखना है. उसमें अब आपने अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं फ्री रेडिकल के बारे में, आपको एक डेफिनेशन आनी चाहिए. सो फ्री रेडिकल आर द रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर अनस्टेबल बेसिकली, एंड दे हैव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, एंड दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव. ठीक है. दूसरी इनकी खास बात क्या है? दे स्टार्ट अ चेन ऑफ रिएक्शन, ऑटो कैटालिटिक. एक को जरा होता है, वो दूसरे को करता है, वो तीसरे को करता है. ये दो प्रॉपर्टीज इसकी बड़ी खतरनाक है. एक तो ये खुद खतरनाक है, और दूसरा ये जिसको टच करता है ना ज़ॉम्बीज की तरह, उसको भी ये खतरनाक करते हैं. ठीक है. और तीसरी चीज है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट. ये तीसरा पॉइंट है जो कि आपने उसमें अगर एससीक्यू में आए तो आपने उसको मेंशन करना है. और प्लस आपने फिर कुछ फ्री रेडिकल्स को बताना है, उनके नाम एग्जांपल देनी है, जैसे सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोक्सिल. ये तीन तो आपने बेटा जरूर करने हैं. और फिर आपने दूसरी चीज बतानी है कि ये नॉर्मल प्रोडक्शन में जहां पे ये प्रोड्यूस होगा उसका एक एंटीडोट उधर ही होगा. ठीक है. ये प्रोड्यूस होगा तो DOSOD हो जाएगा. हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा तो कैटलेज हो जाएगा या पेरोक्सीडेज हो जाएगा. ठीक है बेटा. और अगर ये सारा प्रोसेस ठीक नहीं होता, सो द फेंटन्स रिएक्शन विल बी देयर. वो क्या करता है? वो कुछ भी नहीं होता. वो जितनी ऑक्सीजन जो है ना डिप्राइव्ड होती है, सिचुएशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसके अंदर उसके पास भी ऑक्सीजन नहीं है, उसके पास कोई
ऑल्टरनेटिव नहीं है, बजाय सवाए इसके कि वो अपना एक लूज करके फेरिक से फेरिस में आ जाए। और जब वो फेरिस में आता है तो वो उतना ही बेचैन हो जाता है, उतना ही एक्टिव हो जाता है, और वो रिएक्शन जो 1 से 2 स्टेप में आना है वो 1 से 10 स्टेप पे आ जाता है, एक्सपेडाइट हो जाता है। ठीक है बेटा? सो दिस इज द वर्किंग ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो बेसिकली एंड पे वो सेल मेम्ब्रेन डैमेज करता है, वो प्रोटीन्स डैमेज करता है एंजाइम्स की, वो न्यूक्लिक एसिड्स डैमेज करता है, एंड रिजल्ट होता है कि सेल खत्म हो जाता है। सो व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स? The free radicals steal an electron from the antioxidants, and instead of seeking another molecule to damage, the antioxidant doesn't react. वो बड़ा mature है, उसको गुस्सा आता भी है ना तो वो मौके की मुनासिबत से रिएक्ट करता है। ठीक है? सो एंटीऑक्सीडेंट अपना दे भी देता है लेकिन वो फिर भी स्टेबल रहता है। ठीक है? और इसी वजह से जो चेन रिएक्शन है वो खत्म हो जाता है। समझ आ गई बेटा इसकी? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. सो बेसिकली ये एक इट्स अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बेटा, और ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि आप लोगों को इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। अगर मैं कोई चीज कहूं कि जिसमें से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आएंगे तो एक मेटाप्लेजिया, टू सम एक्सटेंट हाइपोप्लेजिया, यस आएगा तो सबसे, लेकिन जिसमें से ज्यादा, सो एक मेटाप्लेजिया और एक ये फ्री रेडिकल इंजरी वगैरह, इनमें से बहुत आती है। ना आए तो मुझे कुछ ना कहना, यूजुअली आते हैं, लेकिन इसी वजह से हम इस टॉपिक पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं। ठीक है? सो ये फ्री रेडिकल इंजरी, ये आपको पता चल गया। देखो वो अच्छे भला है, उस बेचारे को ऐसे ही उससे लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ऐसे ही आवाजार कर रहे हैं। सो ये उसको खुशी खुशी कहते हैं कि तुम मेरा ले लो, तुम खुश हो जाओ, तुम भी खुश मैं भी खुश। ठीक है? सो बेसिकली हेल्दी एटम्स व्हेन दे गिव देयर outer electrons to a free radical, they themselves are converted into a free radical. लेकिन एंटीऑक्सीडेंट ऐसा नहीं होता, वो स्टेबल रहता है। मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। सो बेसिकली सेल वर्किंग के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू हैव अ बैलेंस बिटवीन द फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। जहां वो बने उसको एक डिस्ट्रॉय करने वाला हो, और जो थोड़ा बहुत रह जाए वो इतना नॉमिनल सा हो कि वो सेल को डिस्ट्रॉय ना कर सके, सेल हेल्दी रहे। व्हाट हैपेंस व्हेन द, जब ये नीचे इसका मतलब है इफ ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज्यादा हो गई हैं कंपेयर टू एंटीऑक्सीडेंट, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, which means tissue damage. ये main nutshell है। ठीक है? तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। नॉर्मल सेल है, फ्री रेडिकल सेल कंपोनेंट्स डेवलप करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और वो सेल अपना असल टर्जर और अपने असल वो नहीं रखता कैपेबिलिटीज को छोड़ दें। ऑन द अदर हैंड, इफ वी हैव अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और lesser number of reactive oxygen species are produced, then it will take the cell towards recovery site, tissue repair हो जाती है। ठीक है? ये हमने वो सारा कर लिया बेटा, ये मैं नहीं अब कर रही, ये वही सारी चीजें हैं, ये देख रहे हो आप। इस्कीमिया हो जाता है, कम ऑक्सीजन होती है, सोडियम चैनल खराब हो जाता है, कैल्शियम चैनल हो जाता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपने माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चीज याद रखनी है आपने? सबसे पहले इसमें से साइटोक्रोम चला जाता है बाहर, बड़ी बुरी बात है। हाँ, ठीक है, साइटोक्रोम बाहर चला जाता है, एरोबिक से एनारोबिक में मैं आपको बाद में कराऊंगी, लेकिन साइटोक्रोम चला जाता है, साइटोक्रोम चला जाता है, रेस्पिरेशन आपकी चली जाती है एनारोबिक पे, और जो एरोबिक वाली होती है उसमें फ्री ऑक्सीजन स्पीशीज बनते हैं, यानी कि हर तरफ से ही गड़बड़ शुरू होगी। ठीक है? तो ये वाला इसमें। सो इस्कीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी, अब एक आज हेवी कॉन्सेप्ट हमने किया है, हम दूसरा नहीं करेंगे, ये हम अब नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। अब इस वक्त बेटा हम अपनी असाइनमेंट कर लें। Yes, ma'am. आप लोगों को बेटा मिल गई थी सबको असाइनमेंट्स? किसी को लॉग इन करने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई बेटा? मैम साइट खुल नहीं रही थी। मैम गूगल साइट पे नहीं खुल रही, LMS Moodle पे खुल रही है सिर्फ। यस मैम। सॉरी, किस पे नहीं खुल रही? वेबसाइट पे नहीं खुल रही, मतलब LMS पे ब्राउजर पे नहीं खुल रही मैम। मैम LMS जो है ना ब्राउजर से नहीं खुल रहा, ब्राउजर से नहीं वो Moodle ऐप जो है वो डाउनलोड करनी पड़ती है, उससे खुलता है। खुल जाता है? यस मैम, वो तरीका लगा। काम चल रहा है? काम चल रहा है। नहीं, सीरियसली बताओ मुझे, काम चल रहा है? मैम जी मैम। चलो बेटा, ये भी मैं देखती हूँ कि उसमें क्यों नहीं हो रहा, ये मैं कन्वे करती हूँ, लेकिन आपकी ना अब मैं आपको बताती हूँ। अब बेटा आप लोग भी सिचुएशन देख रहे हो, बहुत अलार्मिंग है। अभी हमने अपनी एक बहुत प्रेशियस फैकल्टी मेंबर को
और हम सब ने अपनी फैमिलीज में किसी ना किसी को कोविड में देखा। तो बेटा ऑनलाइन एक जो है ना बहुत देर तक मुझे लगता है चलेगा, ठीक है। सो हम नहीं चाहते कि आप लोग कुछ चीज लैग करो। LMS के ऊपर आपको बेटा असाइनमेंट्स आएंगी, आपने उन असाइनमेंट्स को LMS के ऊपर ही हमें सबमिट कराना है। आपकी मार्किंग हो रही है इसके ऊपर, आप इन टाइम करा रहे हो कि नहीं और आप सही कर रहे हो कि नहीं, इसकी मार्किंग बेटा साथ साथ होती जा रही है। ये आपका इंटरनल असेसमेंट का पार्ट बनेगा। अब देखो हम ऑनलाइन कितना हम ट्रैक रख सकते हैं। यस मैम। चाहिए बेटा, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि आप लोग, और LMS पे हम आपके साथ है। कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है असाइनमेंट में, कोई ऐसी बात नहीं है, हम आपके साथ, इसीलिए मैं असाइनमेंट खुद आप लोगों के साथ आज कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताते जाओ आप लोगों ने क्या लिखा है और फिर हम इसमें करते हैं। और ये चीज मैं आपको बताऊं, जो असाइनमेंट है ये मैंने ही बनाई हुई है, और ये मैंने सिर्फ उस सेंस में बनाई है कि जिसमें आपकी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू को ज़हन में रखते, आप कोई MCQ स्किप ना करो। So tabulate the differences between hypertrophy, hyperplasia, atrophy and metaplasia under the following headings. जी जनाब, definition आती है सबको? Hypertrophy यस मैम। Yes, ma'am. Yes, कौन ma'am. बताएगा? एक बच्चा अपना नाम बताए और definition बताए। बेशक बुक से पढ़ लो, doesn't matter, बेशक लिखा हुआ पढ़ लो, doesn't matter। मैंने सिर्फ ये देखना है आप लोग गलत Ma'am, मैम increase in size of the increase in the cell size of Increase cell. in the size of cell. leading to the increase in the size of the affected organ. बेटा ये कंप्लीट डेफिनेशन है। अगर किसी ने सिर्फ लिखा इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, दिस इज नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अक्सर औकात बेटा आप आते हो ना जब क्लासेस में पेपर दे के, आप कहते हो मैडम मेरा इतना अच्छा पेपर हुआ, मुझे नंबर ही नहीं उन्होंने दिए। वो इस वजह से क्योंकि आपके जहन में होता है वो सेकंड पार्ट, लेकिन वो कितना इंपॉर्टेंट है आधे मार्क्स उस पार्ट के। तो जब आप हर जगह पे से आधा आधा पार्ट लूज करोगे तो, सो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन में दो पार्ट्स हैं, increase in size of the cell resulting in increase in size of the effective organ. ठीक है बेटा? So और hyperplasia की definition में क्या आएगा? Increase in the number of the cells Increase resulting in in the number of increase in the cells affected resulting organ. in increase in number of. सबको size समझ of आ the- रही है बेटा? हाँ, ठीक है, it is Yes, increase ma'am. in the number of cells resulting in increase in size of the organ. पूरे नंबर लेने के लिए ये दोनों कहना जरूरी है। Atrophy decrease in the size of affected organ due to decreased Shrinkage number of the of cells. cell. Due to decreased size of cell. ठीक है, डिक्रीज इन साइज ऑफ द सेल रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गन। आप इसको किसी तरह भी कन्वे कर सकते हो, लेकिन डेफिनेशन आपने अच्छी देनी है जो कि दोनों बातें कन्वे करे। एंड व्हाट इज मेटाप्लेजिया? Change in which one Ma'am, adult cell type Reversible is replaced change by in another which one adult cell. mature adult cell type changes in another cell. इज Is replaced by Is another replaced by- adult cell By type. another है। cell type. सॉरी बेटा, Ma'am, a Ma'am, इसमें हमने reversible cell reversible एक shape बच्चा change एक के बच्चा बारे में बताए बेटा, एक बच्चा, वन बच्चा एट अ टाइम। मैम तो जी बेटा बताएं, कौन जैन है? जी मैम। जी बेटा। Ma'am, reversible change in which one differentiated cell type, either epithelial or mesenchymal, changes into another cell type. चेंजेस Replaced by, sorry ma'am. रिप्लेस्ड। Replaced. जी जी रिदा। Ma'am, change in which one adult cell type is replaced by another adult cell type. शाबाश, हाँ जी ठीक है। सो मेन आप इसमें जैन, अगर आप कनेक्टिव टिश्यू और मेसेंकाइमल का ना डालो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसको Okay. कंसाइज रखो, क्योंकि अभी तो आप कर लोगे, लेकिन जब इन द लॉन्ग रन आपने टेस्ट के लिए पढ़ना होगा ना, सो वो आपको उसमें जरा थोड़ा सा होगा। ये जो कनेक्टिव टिश्यू और मेटाप्लेजिया है ना, ये उसकी आगे डिस्क्रिप्टिव आ जाती है। सो इफ वी वांट टू कट इट शॉर्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है। वन डिफरेंशिएटेड और मैच्योर सेल टाइप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैच्योर सेल टाइप, ठीक है। Yes, ma'am. और अगर बहुत कुछ डालना है तो बिकॉज ऑफ रीप्रोग्रामिंग डाल दो उसमें। मैम वो तो मैकेनिज्म में आ जाएगा ना। मैकेनिज्म इसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू वाला भी बेटा उसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा। सो डेफिनेशन होती है बहुत कंसाइज, ओवरऑल जो एक उसका ओवरव्यू देती है, Yes, ma'am. ठीक है बेटा। सो उसको Yes, ma'am. शॉर्ट रखोगे तो आपको याद रखना भी, एंड टाइम के ऊपर कंप्लीट करना भी, लिखना भी ठीक हो जाएगा। समझ आई बेटा? मैम रॉबिन्स के अंदर यही लिखी हुई है 3 लाइन की। जो आपने बताई है जी नो, जो मैंने आपको बताई है एपिथेलियल और ठीक है, mesenchymal। फाइन फाइन, ठीक है बिल्कुल, ये है तो यही रखो। ओके मैम। ठीक है, ओके।
अच्छा अच्छा सेल्स इन्वॉल्व बताओ हाइपरट्रोफी में कौन से होते हैं, डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग? Non-dividing. Non-dividing cells. Or dividing. Non-dividing. पक्की नॉन बात है? डिवाइडिंग। मैम Yes. दोनों नहीं Yes, होंगे ma'am. ना? हाइपरट्रोफी हाइपरट्रोफी मैम हाइपरप्लेजिया में दोनों होंगे, इसमें हाइपरट्रॉफी हाँ। में नॉन डिवाइडिंग। ठीक है बेटा, हाइपरट्रोफी में नॉन डिवाइडिंग, मैंने ट्रॉफी से कहा था याद रखो मसल, और वो भी नॉन डिवाइडिंग। ठीक बेटा, स्केलेटल और कार्डियक मसल। कनेक्शन ठीक है? Yes, ma'am. ओके मैम एक बार रिपीट कर देंगे। मैं बताती हूँ बेटा, जो सेल्स इन्वॉल्व्ड है ना बेटा, मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं प्लीज, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बच्चे मुझसे इस चीजें पूछ रहे हैं। बेटा ये असाइनमेंट है ना जो आपकी, इसके सिर्फ मार्क्स नहीं है, जब आप एग्जाम से पहले पढ़ते हो ना, आप ये देखो ये जो हमने असाइनमेंट बनाई है आपके पूरे टॉपिक इसमें कवर हो गए। सो आप जब सिर्फ ये देखते हो ना तो आपका टॉपिक खत्म हो जाता है, घंटे का टॉपिक 10 मिनट में खत्म होता है आपका। और दूसरी चीज है, कुछ बच्चे जिन्होंने गलत लिखा होता है जब वो उससे पढ़ते हैं ना तो वो वाइवा में गलत जवाब देते हैं। और मैंने एक दफा बच्चों का वाइवा लिया, जब मैंने बच्चों से कहा था, कहती है मैडम हमने अपनी असाइनमेंट कॉपी में ये लिखा हुआ था, तो जब हमने देखा उनका तो उन्होंने वाकई गलत लिखा हुआ था। सो इसलिए मैं चाह रही हूँ आपकी असाइनमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है? सो सेल्स इन्वॉल्व इन हाइपरट्रोफी में नॉन डिवाइडिंग सेल्स, जो Yes, कि ma'am. मैम skeletal रॉबिन्स में तो लिखा हुआ है सेल्स केपेबल ऑफ डिवीजन में अंडरगो बोथ हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी। जी बेटा, जो सेल डिवीजन है वो दे कैन अंडरगो बोथ हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया। यस मैम। समझ आई तो बेटा? जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं उसमें जी, स्केलेटल mostly। मसल्स और मायोकार्डिक आ गया, वो हाइपरट्रोफी करेंगे, बट वो रॉबिन्स कह रही है हाइपरट्रोफी कि करेंगे जी, लेकिन वो वाले सेल्स बेटा जो कि आपके नॉन डिवाइडिंग सेल्स डिवाइडिंग सेल्स हैं, वो हाइपरप्लेजिया भी करेंगे, हाइपरट्रोफी भी करेंगे, जैसे यूट्रस। तो या मैम फिर हम इसके अंदर दोनों लिखेंगे या सिर्फ नॉन डिवाइडिंग लिखेंगे हाइपरट्रोफी के अंदर? हाइपरट्रोफी के अंदर बेटा आप सिर्फ लिखोगे नॉन डिवाइडिंग, ये कहीं पे भी नहीं है, ये चीज मैंने सिर्फ आप लोगों को कंफर्टेबल और कॉन्सेप्ट देने के लिए कही है, ये वरना आपके किसी एग्जाम में नहीं आपसे पूछा जाएगा, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया था कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसका डेवलप हो। सो हाइपरट्रोफी सिर्फ उधर होगा बेटा जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं, वो चूंकि डिवाइड नहीं कर सकते तो वो किस तरह रिएक्ट करेंगे, सिर्फ बड़े होगा। समझ रहे हो बेटा? Yes, ma'am. कंफ्यूजन तो नहीं Yes, है बेटा? ma'am. नो No, मैम। ma'am. नहीं मैम। जैन आपको कंफ्यूजन थी बेटा? ठीक है, अच्छा। सो हाइपरट्रोफी में वी हैव नॉन डिवाइडिंग सेल्स एंड हाइपरप्लेजिया में वी हैव डिवाइडिंग सेल्स, यूजुअली डिवाइडिंग सेल्स और Right. सेल्स, ठीक है? सो बेसिकली डिवाइडिंग इसमें है, एट्रोफी के अंदर इनका कोई ताल्लुक नहीं है, एट्रोफी और मेटाप्लेजिया में, ठीक है ना बेटा? इसमें डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग का कोई मतलब नहीं है। अब स्ट्रेस में वर्कलोड से कौन से ज्यादा अफेक्ट होते हैं? मैम ये हाइपरट्रोफी। मैम हाइपरट्रोफी हाइपरट्रॉफी में। वर्कलोड, Hypertrophy. हाइपरट्रोफी ज्यादा वर्कलोड से होता है, हाइपरप्लेजिया में मैंने कहा है कि डिवाइडिंग तो वो दोनों से होगा। हार्मोन से। सॉरी बेटा, जैनब आप कुछ कह रहे थे बेटा? मेटाप्लेजिया का भी कोई ताल्लुक नहीं डिवाइडिंग हाँ नॉन बेटा, उसमें डिवाइडिंग सेल्स से। रीप्रोग्रामिंग है ना, उसमें रीप्रोग्रामिंग है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो मैम उसमें हम नॉन डिवाइडिंग तो नहीं ना कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसकी वजह में तो हमारे पास अगर वो रीप्रोग्राम होगा तो वो डिवाइड होंगे, तो वो हाँ बेटा, वही मैं मेटाप्लेजिया कह रही हूँ ना, मैम वही मैं कह रही स्टेम हूँ। सेल्स अगर डिवीजन होगी तो फिर नहीं वो Dividing बात पास cells भी आ आपकी, बनेंगे। मैं आपको बताती हूँ बेटा, ये वाली जो चीज है ना, ये कहीं पे एज सच लिखी भी नहीं, ये मैं आपको बताऊं। और इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जब बच्चे, मैंने देखा कि पेपर्स चेक करती थी तो सबसे ज्यादा बच्चे जो गड़बड़ करते थे ना, गलत करते थे, वो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया में करते थे, बहुत कंफ्यूज ma'am. होते थे। सिर्फ उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने चूंकि टैबुलेट चारों को इकट्ठा किए, अदरवाइज स्ट्रेस वाला जो है ना, इट इज जस्ट एप्लीकेबल फॉर हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया। आई एम मैम सॉरी, डिवाइडिंग स्ट्रेस सेल्स, मेटाप्लेजिया आई में एम भी। सॉरी, आई एम सॉरी, डिवाइडिंग सेल्स वाला, ओके ओके ठीक है? एट्रोफी में उसका कोई अमल दखल नहीं है, मेटाप्लेजिया में Okay. कोई अमल दखल नहीं है। दिस इज, इसके आगे आप बेशक डैश डैश डाल दो अपनी असाइनमेंट, ताकि आप Okay. लोगों ने इसको सोचना ही नहीं है, सिर्फ हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया में कॉन्सेंट्रेट करना है,
समझ आइए मैम एक बेटा? दफा लास्ट टाइम ना हाइपरप्लेजिया में दोनों आ जाएंगे, मैं दोबारा dividing and बताती हूँ undividing। बेटा, मैं दोबारा बताती हूँ। जो सेल्स इन्वॉल्व है ना, उसके अंदर एट्रोफी और मेटाप्लेजिया के आगे आप लोग नील डाल दो, उसमें हमने कुछ नहीं बताना, हमने सिर्फ हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया को करना है। हाइपरट्रोफी उन सेल्स में होती है विच आर नॉन डिवाइडिंग, ऑब्वियसली वो डिवाइड नहीं कर सकते तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं बड़ा होके। सो हाइपरट्रोफी के अंदर नॉन डिवाइडिंग सेल्स है और हाइपरप्लेजिया के अंदर यूजुअली हमारे डिवाइडिंग सेल्स है। डिवाइडिंग सेल्स। हाइपरट्रोफी मैम भी हो, एट्रोफी में हम अभी होल एट्रोफी की बॉडी बात नहीं हो रही, अभी नहीं, पहले अभी हाइपरप्लेजिया hyperplasia। सुनो। हाइपरप्लेजिया के अंदर, हाइपरप्लेजिया के अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइडिंग होते हैं, जैसे यूट्रस का। Okay। इसलिए जब वो डिवाइड करते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं। सो जो अभी आपने बुक से चीज पढ़ी है ना कि डिवाइडिंग सेल्स कैन शो बोथ हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया, सो यस Yes, ma'am। हाइपरट्रोफी कैन बी सीन इन दोज सेल्स व्हिच आर डिवाइडिंग, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो वाले सेल्स, प्योर हाइपरट्रोफी इज सीन इन दोज सेल्स व्हिच यूजुअली डू नॉट। आप समझ रहे हो? ओके मैम, ओके मैम। ठीक है ना? Yes, ma'am. जी Yes, अब ma'am। कौन बेटा एक बात एट्रोफी की कर रहा था? जी बेटे। मैम मैं कह रही थी कि एट्रोफी होल बॉडी में लिख सकते हैं सेल, अगर वो जो नॉन डिवाइडिंग और डिवाइडिंग वाला उसमें पोर्शन आपने करना ही नहीं है बेटा, वो तो आपने करना ही नहीं है, उसका जिक्र ही नहीं। ये मैंने Okay, सिर्फ ma'am। कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक ऐड किया था और मुझे लगता है उससे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को। Yes। ऐसा ही है? यस मैम। नहीं बिल्कुल कंफ्यूजन की बात नहीं। टाइम तो नहीं हो गया? कितना हुआ है? कितना कितना 11:10 हो गया बेटा। ओहो, अच्छा मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, अगली क्लास कब है बेटा? मैं सिर्फ आप लोगों को ये असाइनमेंट करा दूं, यस मैम। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. ये अगर समझ ना आई मैं दोबारा करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। स्ट्रेस, स्ट्रेस से हाइपरट्रोफी को क्या होगा? वर्कलोड मैम। मसल्स का साइज इंक्रीज होगा जब बॉडी बिल्डर्स जो है वो वर्कलोड उनका ज्यादा वर्कलोड होगा, करेंगे। ठीक है। Yeah। हाइपरप्लेजिया में क्या होगा? हो Hormone। सकता है cells मैम divide उसमें करेंगे। एस्ट्रोजन का रोल होगा। दोनों का रोल होगा। Hormones का also. हार्मोन्स का Stress। ज्यादा रोल हाइपरप्लेजिया में है, ओके। ज्यादा Yes, रोल ma'am। हाइपरप्लेजिया में है। ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इनका ज्यादा रोल इनका हाइपरप्लेजिया में है बेटा। वर्कलोड भी होगा लेकिन हाइपरप्लेजिया में होगा। लेकिन और वो हाइपरट्रोफी में सिंपल वर्कलोड। हाइपरट्रोफी में वर्कलोड, हालांकि आप Okay। देखो एथलीट्स, आपको पता है ना टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगाते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देते यस हैं, मैम। उसमें Yes, ma'am। मसल का हाइपरट्रोफी ही होती है, ओके। स्केलेटल मसल की। वो और बात है कि उनके और सिस्टम्स होते हैं जिसमें से उसका एनर्जी लेवल जरा ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन वैसे जो मसल पे इफेक्ट करता है वो हाइपरट्रोफी है। लेकिन मेन जो है ना ऑन डिवाइडिंग सेल्स वो हाइपर प्लेजिया है, जैसे उसमें एंजाइम हार्मोन्स भी होते हैं और उसके अंदर वर्कलोड भी होता हार्मोन। है, ठीक है ओके मैम। बेटा? समझ आ रही है रिदा? यस मैम। मैम ये वाला हाँ, पॉइंट दोबारा कंफ्यूज करती है। हाय मैम रिदा। हाइपरट्रोफी में हमारे पास इंक्रीज वर्कलोड भी होगा और हार्मोनल नहीं, भी नो होगा। नो नो नो, नहीं। हाइपरट्रोफी में इट्स इंक्रीज वर्कलोड, ओके हाइपरप्लेजिया में समझो दोनों होंगे। ठीक है। ये जो मैंने कराया ना सेल डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग, ये दोनों हाइपरप्लेजिया में है। स्ट्रेस, वर्कलोड एंड हार्मोन ये दोनों हाइपरप्लेजिया में है, लेकिन हाइपरट्रोफी में इनमें एक एक है। उधर से डिवाइडिंग सेल नहीं होता, नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं, और दूसरा वो वर्कलोड से इफेक्टेड होता है ज्यादातर, हार्मोन्स यूजुअली इतना नहीं करते, ठीक है? समझ आइए बेटा? Yes. हाइपरप्लेजिया में दोनों चीजें आ रही हैं। जब आप ये पढ़ोगे ना तो ये याद रखना, हाइपरप्लेजिया बड़ा लालची है, वो हर चीज में दो चीजें ले, वर्कलोड भी उसमें होता है ज्यादा, हार्मोन से भी वो इफेक्ट होता है, डिवाइडिंग सेल्स में भी होता है, नॉन डिवाइडिंग में भी होता है, ठीक है? ओके। बेटा Yes, समझ ma'am. आ रही है इस चीज की? Yes, ma'am. Yes. अब आगे आपको Yes. टाइप्स में फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, कॉम्पनसेटरी, कॉम्पनसेटरी किसमें होगा? हाइपरप्लेजिया। Hyperplasia हाँ में। जी, बस हाइपरप्लेजिया में। Hyperplasia. बेटा ये आपको पता होना चाहिए, हाइपरट्रोफी में भी फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल है, एट्रोफी में भी फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल है, मेटाप्लेजिया का देख लेना, उसमें थोड़ा सा टू सम एक्सटेंट हम उसको फिजियोलॉजिकल कहते हैं, वो रिवर्सिबल जो होता है, लेकिन वैसे पैथोलॉजिकल जो है वो बैरेट्स वगैरह ये एग्जांपल्स, कॉम्पनसेटरी सिर्फ हाइपरप्लेजिया में लिखना है आपने,
ठीक है। मैम ये जो Hy- स्ट्रेस के अंदर एट्रोफी और मेटाप्लेजिया के अंदर डैश डैश डालेंगे या कुछ लिखेंगे? उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीजें मैंने ज्यादातर फर्स्ट टू जो है ना, ये मैंने ज्यादातर हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया के कंपैरिजन में किए। उनका तो स्टिमुलस ही फर्क है ना बेटा। एट्रोफी का तो स्टिमुलस ही हाइपोक्सिया और ये चीजें हैं, कांस्टेंट इरिटेशन, तो इस वजह से उनका फर्क है। सो मैंने इन दोनों को क्लैरिफाई करने के लिए लिखे। फिर एग्जांपल्स भी आप दे दोगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपकी बुक में बहुत अच्छा बना हुआ है हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया का, कि वो जब ट्रांसडक्शन पाथवे होता है, ऊपर से सिग्नल आते हैं, फिर ट्रांसडक्शन पाथवे होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है। ये तो हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी उसका आ गया। एट्रोफी का वो उसके अंदर आपका वो ऑटोफेजी और वो सारा लिखा हुआ है, वो भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। और मैम ये तो एक दो मेटाप्लेजिया लाइंस में लिखना है ना, एक दो लाइंस में यहाँ पे लिखना है ना? बेटा यहाँ पे तो एक दो लाइंस मैंने लिखी है, लेकिन आपके पास अब एलएमएस है चूंकि, सो आप उसमें ma'am. बेशक उतना लिख दो जितना आप याद करके नंबर ले सकते हो। और मैं आपको बताऊं, एट द एंड ऑफ द डे ये पूरे का पूरा जो आपकी असाइनमेंट है ना, ये आपके 4 टॉपिक्स को जबरदस्त किस्म का तैयार कर देगी, ठीक है। सो आपने इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, मेटाप्लेजिया में स्टेम सेल्स की रीप्रोग्रामिंग लिखनी है, यस मैम। ठीक है। और फिर लास्ट है इसका कॉम्प्लिकेशन, कि प्री मैलिग्नेंट पोटेंशियल है कि नहीं है। सो वो किस किस में आएगा? हाइपरप्लेजिया एंड मेटाप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में Hyperplasia और और metaplasia। मेटाप्लेजिया में। शाबाश। सो अब अगर हम देखें हाइपरप्लेजिया में ये जितने भी मैंने कंपोनेंट्स दिए हैं, ये मैक्सिमम हाइपरप्लेजिया में आ रहे हैं। इट इज सीन इन डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स, इट इज सीन व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू वर्कलोड और हार्मोन्स, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, कॉम्पनसेटरी स्ट्रेस, आप समझ रहे हो। सो ये Yes, ma'am. मेन चीज थी। सो जो मेन प्रॉब्लम, और बच्चे भी जो गलत करते हैं ना बेटा, वो इसी में करते हैं कि हाइपरट्रोफी में यूजुअली डिवाइडिंग सेल्स में तो प्योर हाइपरट्रोफी, नॉन डिवाइडिंग सेल्स में प्योर हाइपरट्रोफी होती है, और डिवाइडिंग सेल्स के अंदर आपकी हाइपरट्रोफी भी होती है, हाइपरप्लेजिया भी होती ऑलराइट मैम। है। सो दोनों अकर्स इन बोथ, लेकिन प्योर डिवाइडिंग सेल्स में सिर्फ हाइपरट्रोफी होती है। अदरवाइज नॉन हाइपरट्रोफी जो है वो डिवाइडिंग में भी हो सकती है, नॉन डिवाइडिंग में भी, लेकिन प्योर हाइपरट्रोफी सिर्फ नॉन डिवाइडिंग होती है। नॉन डिवाइडिंग में होती है। यस मैम। ठीक है बेटा, यस मैम। थैंक यू वेरी मच। Yes, ma'am. ये अपनी असाइनमेंट Thank प्लीज you. बाय Thank you, टुमारो सबमिट करा देना। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ बेटा, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। Hafiz. Allah Hafiz. Hello. अल्लाह हाफिज। Actually.